कालजयी रचनाकार। आज इस श्रृंखला में सुनिए मनोज कुमार पांडे की लिखी कहानी सोने का सुअर। इस कहानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी साहित्यिक पत्रिका तद्भव में प्रकाशित हो चुकी है। कहानीकार मनोज कुमार पांडे जीवन के मामूली प्रसंगों से समाज के बड़े सवालों को उभारने का हुनर रखते हैं। अपनी कहानियों में स्मृति के सधे इस्तेमाल के कारण ही ये जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मनोज कुमार पांडे की लिखी कहानी सोने का सुअर। वाचन स्वर विभा खरे का है। एक है चंदू, वो आज बहुत खुश हैं क्योंकि बापू मामा के यहाँ से लौट आए हैं और अभी उन्होंने अम्मा से कहा कि कक्षा 8 के आगे की पढ़ाई के लिए चंदू का मामा के यहाँ रहकर पढ़ना तय हो गया है। ऐसा नाना और बापू ने मिलकर तय किया है। मामा का घर मामा के गांव में सबसे ऊंचा है। छत पर चढ़ जाओ तो मामा का ही गांव नहीं बल्कि आसपास के और भी कई गांव दिखाई पड़ते हैं। पूरब में नारायणगंज, पश्चिम में न्यायपुर, उत्तर में सौराव और दक्षिण में नहरपार नेवादा। मामा के गांव का नाम है चौबारा। चौबारा के दक्षिण में गांव से लगकर एक नहर बहती है। नहर के दोनों किनारों पर विलायती बबूल फैले हुए हैं। नहर के दक्षिण में आपस में जुड़े हुए कई छोटे छोटे तालाब हैं जो बारिश में मिलकर एक बड़ा तालाब बन जाते हैं। तालाब के पूरब में एक ऊंचा टीला है जिस पर तरह तरह के पेड़ों का एक जंगल छाया हुआ है। चंदू को मामा के यहाँ जाना अच्छा लगता है। इस भूगोल के अलावा इसकी और भी कई वजहें हैं। पहले तो यही कि चंदू के आने जाने की इकलौती यही जगह है जहाँ वह कभी कभार आ जा सकते हैं। उन्हें पास के बाजार भी अकेले नहीं जाने दिया जाता। ऐसे में मामा का घर उन्हें मुक्ति और नएपन की तरफ ले जाने वाला एक सुंदर रास्ता लगता है जिसके किनारे किनारे खजूर और जामुन के पेड़ों की एक लंबी कतार है। चंदू के पूरे गांव में इनके एक भी पेड़ नहीं हैं, जबकि दोनों ही उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में पहले जामुन पकता है, फिर खजूर। काले काले जामुन और सूखे संतरे के रंग के खजूर। मामा का घर पक्का है। फर्श इतनी चिकनी कि चाहे फर्श पर खाना खा लो। और चंदू का घर खपरेल है जिसकी छत पर गोजर और बिच्छू गिरते हैं। चंदू को दोनों से बहुत डर लगता है। बापू को बिच्छू बहुत जमकर चढ़ती है। उन्हें जब कभी बिच्छू डंक मारती है तो हफ्तों बेसुध चारपाई पर पड़े रहते हैं। चंदू की उन दिनों चारपाई से नीचे उतरने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। और गोजर के बारे में चंदू ने सुन रखा है कि वह चमड़ी में अपने पैरों को धंसाकर कुछ इस तरह चिपक जाती है कि चाहे उसके लाख टुकड़े कर डालो फिर भी वह नहीं निकलती। मामा के घर में बिजली है। चंदू के घर में चिमनी जलती है। मामा के यहाँ टीवी है। चंदू के यहाँ रेडियो भी नहीं है। मामा के यहाँ सब खूब गोरे हैं। चंदू के यहाँ चंदू और उसकी अम्मा को छोड़कर सब काले। चंदू सोचते हैं कितनी अच्छी बात है कि वे अम्मा पर गए हैं, गोरे और खूबसूरत। और भी कई कारण हैं, जैसे चंदू जब मामा के यहाँ से आने लगते हैं तो नानी उन्हें 5 या 10 रुपए देती है। पूरे साल में यह चंदू को इकट्ठा मिलने वाली सबसे बड़ी रकम होती है। रास्ते में बापू या अम्मा पूछते कि कितना मिला तो चंदू झूठ बोल जाते और आधे ही बताते। बाकी पैसे उन्हें कुछ दिनों अपने मन का बादशाह बनाए रखते हैं। चंदू पूरा सही सही बता देते तो पैसे अम्मा ले लें या फिर गुल्लक में डालना पड़े। और गुल्लक चाहे जिसकी हो, घर के गाढ़े वक्तों में काम आती है, जो कि चंदू के घर में आता ही रहता है। अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि चंदू ने अभी तक शहर नहीं देखा है
और मामा का घर शहर से जुड़े कस्बे के नज़दीकी गांव में है। चंदू जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उसका रास्ता उस कस्बे के बीचों बीच होकर गुजरता है, जिस पर चंदू साइकिल चलाते हुए रोज़ बरोज़ गुजरा करेंगे। साइकिल साल भर पहले आ गई थी, पर अभी तक इस पर दीदी का कब्जा था। वह साइकिल से स्कूल जाती थी और चंदू पैदल गांव के दूसरे लड़कों के साथ लड़ते झगड़ते। साइकिल को लेकर अक्सर उनका दीदी से झगड़ा होता रहता। वह चंदू को साइकिल छूने भी नहीं देती थी। चंदू दीदी से तो पिटते ही, बाद में दीदी ये बातें बापू से भी कुछ इस तरह बताती कि चंदू को वहां भी डांट पड़ती। ये 20 इंच की कत्थई रंग की हीरो साइकिल चंदू को अनायास ही मिल गई, क्योंकि दीदी 10वीं की परीक्षा पास कर गई और आसपास ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां वह आगे की पढ़ाई के लिए जाती। चंदू के स्कूल जाने के रास्ते में 2 सिनेमा घर हैं। आते जाते फिल्मों के पोस्टर सड़क के किनारे की दीवारों या पान की गुमटियों की साइड में चिपके दिखाई पड़ते हैं। बृहस्पतिवार के दिन दोनों सिनेमा घरों की 2 टेम्पो निकलती हैं, जिनमें चारों तरफ अगले दिन से लगने जा रही फिल्मों के पोस्टर चिपके होते हैं और एक व्यक्ति लाउडस्पीकर पर फिल्म और उसके कलाकारों के बारे में बताता चलता है। हर 5 मिनट के बाद बताने वाला थक जाता है तो वह बीच में सुस्ताने के लिए फिल्म के गाने लगा देता है। पिछली गर्मी में छोटे मामा जब सबको चंद्रलोक टॉकीज में फिल्म दिखाने ले गए थे तो बाकी का तो चंदू नहीं जानते, पर उनकी वह टॉकीज में देखी गई पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था नगीना की निगाहें। इसके बाद चंदू का मन इच्छाधारी नाग होने का करने लगा था। उनके सपनों में इच्छाधारी नाग आते और बीन की आवाज़ सुनते ही उन्हें अमरीश खेर याद आने लगता। पिछली गर्मी से इस गर्मी के बीच चंद्रलोक टॉकीज का नाम बदलकर गंगा टॉकीज हो गया है। गंगा टॉकीज में 3 तरह के टिकट हैं, जिनके दाम हैं 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। इतने पैसे चंदू के पास कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, सो चंदू सिर्फ पोस्टर देखते हैं या फिर शो टाइम में कभी कभी टॉकीज चले जाते हैं और निकास की तरफ की सीढ़ियों पर बैठकर फिल्म के गाने और डायलॉग सुनते हैं। इस तरह बहुत सारी फिल्में चंदू ने देखी भले ही नहीं हैं, पर उनके पूरे डायलॉग उन्हें याद हैं। मामा के लड़के अक्सर फिल्म देखने जाते हैं मामा के साथ, मामी के साथ और कई बार अकेले भी। चंदू सिर्फ पोस्टर देखते हैं, एक ही फिल्म के अलग अलग पोस्टर, और पोस्टर के आधार पर फिल्म की कहानी की कल्पना कर लेते हैं। इस तरह गंगा टॉकीज़ और सूर्या टॉकीज़, इन दोनों ही टॉकीज़ों में चलने वाली हर फिल्म की 2-2 कहानियाँ होती हैं। एक वह जो सचमुच फिल्म की कहानी होती है और दूसरी वह जिसे पोस्टरों के आधार पर चंदू रचते हैं। इस दूसरी कहानी के बारे में सिर्फ चंदू को ही पता होता है। मामा के घर आकर कई ऐसी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जिनके बारे में चंदू ने पहले कभी नहीं सोचा था। अभी कल की ही बात ले लो। कल दशहरे के मेले का दिन था। चंदू के सभी ममेरे भाई बहन एक से एक रंगीन कपड़ों में मेला जाने के लिए तैयार थे, पर चंदू के पास नए कपड़े के नाम पर स्कूल ड्रेस है, गाढ़ा नीला पैंट और आसमानी शर्ट। इसके अलावा एक और शर्ट है जो कॉलर पर पूरी तरह घिस गई है और अंदर का अस्तर बाहर निकल आया है। एक हाफ पैंट है जो चूतड़ पर इस तरह से घिस चुकी है कि रंगीन तागे जो शायद सूती रहे होंगे घिसते घिसते गायब हो गए हैं, और दोनों उभारों पर टेरिकॉट के तागों के 2 गोल धूसर घेर भर बचे हैं जो पैबंद नहीं हैं, फिर भी पैबंद की तरह दिखाई पड़ते हैं। एक फुल पैंट भी है जो छोटी हो गई थी तो बापू ने नीचे की मोहरी खोलकर बड़ा करवा दिया। चड्ढी चंदू के गांव में तो चल जाती थी, जहां बचपन से ही वह
चड्ढी पहनते आए थे, पर यहाँ उनका हम उम्र ममेरा भाई मुन्ना चूड़ीदार पैजामा या रेडीमेड हाफ पैंट पहनता है। चंदू घर से बापू की सफ़ेद धोती उठा लाए हैं, जिसे दोहर कर वह लुंगी की तरह पहनते हैं। वैसे उन्हें यह ज़रा भी पसंद नहीं है, पर इस तरह वह अपनी एक ठसक बनाए रखने की कोशिश करते हैं और यही जाहिर करते हैं कि उन्हें तो यही पसंद है। यह स्थिति सिर्फ कपड़ों के मामले में ही नहीं है, जूते, किताबें, सारे मामलों में यही होता है। मुन्ना के पास नई नई किताबें होती हैं और चंदू के पास हमेशा वही पुरानी किताबें जिनके कई कई पन्ने फटे रहते हैं। चंदू लगातार इन परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं और पछताते हैं कि वे यहाँ क्यों आए। चंदू को बापू पर गुस्सा आता है। वे भूल जाते हैं कि वे खुद भी यहाँ आने को लेकर कितने उत्साही और उतावले थे। बहुत सोचने लगे हैं चंदू, और जितना सोचते हैं उतना ही क्षोभ और हीनता के गर्त में समाते चले जाते हैं। बार बार उनका मन कुछ तोड़ने फोड़ने का करने लगता है और किसी तरह वह खुद को रोके रखते हैं। दिक्कतें वहाँ से आईं जहाँ पहले से ही हीनता के गर्त में सिर से पांव तक धंसे चंदू को अनेक तरीकों से बार बार यह एहसास कराया जाने लगा कि वे कितने हीन हैं, और इस काम में नाना, जो कि एक अर्थ में उनके यहाँ रहने की वजह बने थे, से लेकर मामियाँ, ममेरे भाई बहन, यहाँ तक कि गांव के लोग भी जाने अनजाने भागीदार होते। यह काम कई तरीके से होता। मान लो परवल चंदू को नहीं पसंद, तो मामी कहती, कभी परवल खाया भी है? पराठे चंदू को कभी नहीं अच्छे लगे, तो इसको लेकर भी उन पर ताना कसा जाता कि बाजरे की सूखी रोटी तोड़ी है, अब ज़बान को नरम चीज़ें कैसे पसंद आएंगी। ऐसे ही चंदू एक बार कपड़ा धुल रहे थे तो उनकी एक मौसी, जिन्हें अपने संपन्न होने पर बड़ा घमंड था, कह गईं कि चंदू, ये रिन साबुन है, ये कपड़े के एक ही तरफ लगाया जाता है, दोनों तरफ नहीं। इसके बाद एक गंदी नखरीली हंसी का दृश्य है जिसे चंदू कभी नहीं भूल पाएंगे। हंसने के बाद मौसी ने कहा कि तुम्हारे घर में साबुन आता भी है या कपड़े रेह से ही धुले जाते हैं? मौसी के इस वाक्य के बाद चंदू शर्म से कांपने लगे। उनके मन में आया कि कुछ ऐसा हो जाए कि वे वहीं का वहीं गायब हो जाएं। चंदू तो गायब नहीं हो पाए, पर साबुन ज़रूर गायब होने लगे। चंदू के गुस्से को एक दिशा मिल गई। नहाने का हो या कपड़े का, चंदू साबुन उठाते और छत पर पहुंच जाते। मामा के घर के पीछे एक गड़ही थी जिसमें आसपास के सभी घरों का गंदा पानी जमा होकर सड़ता रहता था। इस गड़ही के चारों तरफ घनी बंसवारियां थीं, जिन पर जो जिसकी तरफ थी उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। इन बंसवारियों से होकर कोई गड़ही की तरफ जाने का रुख भी नहीं करता था, लिहाजा कुछ भी उठाकर फेंक देने के लिए ये जगह बेहद मुफीद थी। चंदू दुमंजिली छत पर जाते और गड़ही की तरफ साबुन की टिकिया उछाल देते, जो गंदे बजबजाते पानी में एक आवाज़ पैदा करती। यह आवाज़ चंदू को एक हिंसक खुशी से भर देती। जब घर में साबुन की गुम टिकिया ढूंढी जा रही होती तो चंदू भी अपने ममेरे भाई बहनों के साथ ढूंढ रहे होते। उनका मन भीतर ही भीतर खुशी से खदबदाता रहता। हालांकि बाद के दिनों में उन पर शक भी किया गया कि वह साबुन की टिकिया छुपाकर रख जाते हैं और जब घर जाते हैं तो उठा ले जाते हैं, पर सही बात कोई नहीं जान पाया। दरअसल चंदू विरोधियों के बीच में थे, इसलिए वे धीरे धीरे घात लगाकर काम करना सीख गए थे। पता चला कि 15-20 दिन सब कुछ सामान्य है
फिर कोई घटना नहीं घटी, पर अगले हफ्ते चंदू कई कारनामे एक साथ कर गुजरते। साबुन से शुरुआत हुई तो चंदू खुलते ही चले गए। उन्हें एक रास्ता मिल गया था जिससे वे अपने भीतर की आग को बुझाते रहते। वह लगातार मौके का इंतजार करते, मन ही मन साजिशों के जाल बुनते और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। सोचते सोचते कभी उदास हो जाते तो कभी मुस्कुराते, और इस क्रम में धीरे धीरे वे इतने घुन्ने होते चले गए कि उनके चेहरे पर एक चुप्पी छाई होती और मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे होते, या फिर इसका उल्टा वे उदासी के महासागर में गोते लगा रहे होते। बात के अनेक दृश्य हैं जिनमें चंदू ममेरे भाई की किताब के पन्ने फाड़ रहे हैं, चंदू साइकिल पंचर कर रहे हैं, कोई किताब छुपाकर टाण पर फेंक दे रहे हैं, छत पर से कोई कपड़ा पिछवाड़े गिरा दे रहे हैं। कुछ इस तरह कि कोई देखे तो यही समझे कि हवा से चला गया होगा। अपने इन कारनामों के लिए चंदू हमेशा ऐसा कोई समय चुनते जब उनके ममेरे भाइयों में आपस में कोई झगड़ा दिखाई पड़ता। छोटे मामा का बड़ा लड़का बंटी चंदू की नाक में दम किए रहता, पर वह नाना और मामी मामा का इतना प्यारा था कि हर संदेह से परे था। चंदू अपने कारनामों की वजह से कभी नहीं पिटे, बल्कि बंटी की झूठी शिकायतों की वजह से ज़्यादा पिटे। पिटने के कई मौके ऐसे भी रहे जब उन्हें किसी बात का प्रतिकार करने की वजह से पीटा गया। इस बंटी का किसी से कोई झगड़ा होता तो चंदू के लिए बदले का सबसे सुनहरा मौका होता। यह तरीका इतना प्रभावी रहा कि धीरे धीरे दूसरे मामा का परिवार उसे संदेह की नज़र से देखने ही लगा। इस बंटी का और क्या करे चंदू। आलू की बुवाई हो रही है, नाना सब बच्चों को लेकर आलू की बुवाई करवा रहे हैं, चंदू भी है। बंटी खेत से ठेले उठा उठा कर चंदू को मार रहा है। जब भी ठेला लगता चंदू खिसिया कर रह जाती। वह सीधा प्रतिकार करना चाहते हैं, पर बंटी नाना के आसपास ही चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही एक तेज ठेला आकर चंदू की कनपटी पर लगता है। चंदू गुस्से से तनतना जाते हैं और इतने दिनों का अर्जित अभ्यास कि बदला लेने के लिए सही मौके का इंतज़ार करें उनसे नहीं हो पाता। इस बदले में एक नया सा ठेला उठाते हैं और पूरी दमखम से बंटी को दे मारते हैं। चंदू का दुर्भाग्य है कि वह ठेला बंटी को न लगकर नाना को लग जाता है। नाना चंदू को खदेड़ लेते हैं। चंदू पकड़े जाते हैं और उनकी उसी खेत में जी भर के कुटुम्बस होती है। चंदू के अगले कई दिन अब छुप छुप कर बीतेंगे। उनके छुपने की कई जगह हैं। मामा के घर के आगे का हिस्सा पहले कच्चा था और पीछे का पक्का बना था। बाद में जब आगे वाला हिस्सा बना तो पीछे वाले हिस्से की छत नीची रह गई। अब मकान के नए हिस्से की छत पर से पुराने हिस्से की छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरती है। सीढ़ी के नीचे की जगह में कुछ फालतू सामान पड़े रहते हैं। चंदू ने अपने लिए उन्हीं फालतू सामानों के बीच एक छोटी सी जगह खोज निकाली है, जिसमें वह गाहे बगाहे ज़रूरत के वक्त जाकर बैठ जाते हैं। मकान के पुराने वाले हिस्से में छत पर 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में 2 पुरानी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। इन चारपाइयों पर अब कोई नहीं लेटता। चारपाइयों पर फटे पुराने बिस्तर गंजे रहते हैं। कई बार चंदू भी इन बिस्तरों का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार जब उन्हें लाल हाड़ा ने डंक मारा तो वह पूरे 2 दिन उन्हीं बिस्तरों पर करवटें बदलते रहे। दूसरे दिन शाम को जब छोटे मामा को चंदू की सुध आई तो उन्होंने चंदू को बुलाया और कुछ झाड़ फूक का नाटक किया। चंदू का दर्द तब तक ऐसे ही काफ़ी कम हो गया था, सो उन्होंने मामा को खुश करने के लिए कह दिया कि उनका दर्द चला गया।
इसके बाद चंदू उठी और अपने मनपसंद काम में जुट गई। मामा के घर के सामने एक शिव मंदिर है। मंदिर के पीछे काफ़ी जगह खाली है। चंदू ने यहाँ वहाँ से लाकर तमाम तरह के पौधे वहाँ लगा रखे हैं। गेंदा, गुड़हल, बेला, हरसिंगार, चांदनी, मुर्गकेश, तरह तरह के फूल। वैसे ये सब अलग अलग मौसम के फूल हैं, पर चंदू अपनी स्मृतियों में जब भी इस फुलवाड़ी को देखेंगे तो उन्हें सारे ही फूल एक साथ खिले नजर आएंगे। नानी चंदू से खुश रहती हैं, इसलिए भी कि उन्हें पूजा के लिए तरह तरह के फूल मिल जाते हैं। चंदू के पहले उन्हें सिर्फ पीले कनेर के सहारे ही रहना पड़ता था, तो नानी चंदू से खुश तो रहती हैं, मगर बस यही एक मगर लगा रहता है। नानी अकेली हैं, जहाँ से चंदू को थोड़ी ओट मिलती है, पर ये ओट भी कई बार ओट में ही मिल पाती है। चंदू का अपने ममेरे भाइयों बहनों से झगड़ा वगैरह होता रहता है, तो गलती चाहे किसी की भी हो, नानी चंदू को ही समझाती हैं। कई बार तो मीठे लहजे में डांट भी देती हैं। चंदू को ये डांट तब और भी मीठी लगती है जब नानी उन्हें अपनी कोठरी में बुलाती हैं और कभी पेठा, कभी अनरसे की पूड़ी, कभी दाल पट्टी, तो कभी बेसन के लड्डू देती हैं। चंदू के ममेरे भाइयों के अलावा कुछ दूसरे भी स्थायी दुश्मन हैं। एक चितकबरी गाय है जिसका नाम नाना ने गौरी रख छोड़ा है। गौरी पता नहीं क्यों चंदू को पसंद नहीं करती। जब भी चरने जाती है तो चंदू को इतना परेशान करती है कि चंदू का दम ही निकल जाता है। जबकि मुन्ना उसे डांट भी देता है तो वह गाय से भीगी बिल्ली बन जाती है। इसी गौरी को चंदू डंडा दिखाता है, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदू गौरी के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, फिर भी कभी वह इस खेत में मुंह मार देती है तो कभी उस खेत में। एक बार वह ठकुरानी के ददन सिंह के खेत में घुस गई, जिनकी मामा के यहाँ से पुरानी दुश्मनी है। तो ददन सिंह ने चंदू का कान जमकर उमीठा, बाहें मरोड़ी और पीठ पर मुक्का भी मारा। चंदू अपमान और दर्द से रोते बिलबिलाते गौरी पर झपटे और गुस्से में गौरी की पीठ पर दनादन डंडे बरसा दिए। गौरी भागती रंभाती नाना के पास जा पहुंची। पीछे लुटे पिटे दौड़ते हाँफते चंदू आए, जहां पन्ना लाल का बेंत उनका इंतजार कर रहा था। पन्ना लाल का बेंत चंदू का दूसरा स्थायी दुश्मन है। छोटे मामा के पास एक बेंत है जिसे वह महीने में एक बार तेल ज़रूर पिलाते हैं। इस बेंत को बातचीत में सब पन्ना लाल का बेंत कहते हैं। पन्ना लाल गांव का एक गरीब आदमी है जिसको किसी बात पर छोटे मामा ने इसी बेंत से मारा था। इसके बाद पन्ना लाल बहुत दिनों तक चारपाई पर पड़ा रहा और ठीक होने के बाद कमाने के बहाने गांव छोड़कर कहीं चला गया। तब से बेंत का नाम पन्ना लाल का बेंत पड़ गया। इसके बाद से मामा का जब भी किसी से झगड़ा होता है, वह उसे पन्ना लाल के बेंत का नाम लेकर धमकाते हैं और चंदू के ममेरे भाई बहन उन्हें धमकाते हैं कि आने दो पापा को, पन्ना लाल के बेंत से चमड़ी न कटवा दें तब कहना। चंदू इस बेंत से बहुत डरते हैं। चंदू सलमान खान से भी बहुत डरते हैं। मामा के यहाँ टीवी पर फिल्में वगैरह देखते देखते अचानक एक दिन चंदू को महसूस हुआ कि उसके सीने में भी एक दिल है जो साथ में पढ़ने वाली एक लड़की के लिए धड़कता है। प्यार के जोश में चंदू ने एक दिन लड़की को आई लव यू बोल दिया। लड़की कुछ नहीं बोली और चली गई। लड़की बड़ी मामी की सहेली की बेटी है और मुन्ना से उसका ठीक ठाक संवाद है। दूसरे दिन ठीक उसी समय चंदू ने फिर उसे आई लव यू बोला तो लड़की ने चप्पल दिखाई और दूसरे दिन क्लास टीचर से तथा मामी से बताने की धमकी देकर चली गई। क्लास में तो चंदू अफोर्ड कर सकते थे, पर मामी को बताया जाना, अपने पिछले अनुभवों के आधार पर उन्होंने तुरंत
कुछ दृश्यों की कल्पना कर ली कि मामी उनसे सारी बातें खोद खोद कर पूछ रही हैं। मुन्ना छुपकर सारी बातें सुन रहा है। मामी सारी बातें मामा को बता रही हैं, मामा सारी बातें नाना को बता रहे हैं। नाना ने बापू को बुलाया है और चंदू को बापू की मार के कई भयानक दृश्य आज भी याद हैं। चंदू बापू की मार से बहुत डरते हैं। तो यही सब सोचकर उन्होंने प्यार से तौबा कर ली, पर इससे अच्छा तो वे इस खेल में शामिल ही रहते। 2 दिन बाद ही मुन्ना उनसे मज़े लेने लगा और उनकी आशिकी के किस्से पूछने लगा। 4 दिन बाद से ही चंदू की भूतपूर्व संभावित प्रेमिका के पास सलमान खान की चिट्ठियां पहुंचने लगीं। जाहिर है चंदू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तब भी नहीं जब एक दिन बड़े मामा ने पूछा कि चंदू तुम्हें सलमान खान बहुत पसंद है क्या? तो चंदू ने मिनमिनाती आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे सलमान खान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो गोविंदा पसंद है। मामा उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर मामा के पूछने का मतलब चंदू को 3 दिन के बाद रविवार के दिन समझ में आया, जब मामी और लड़की की माँ के सामने उनकी बाकायदा पेशी हुई। चंदू के सामने सलमान खान के ख़तों का पुलिंदा रख दिया गया और पहले से ही यह तय मानते हुए कि सलमान खान कोई और नहीं बल्कि चंदू ही हैं, उन पर देर तक जोर डाला गया कि वे कबूल कर लें कि वही सलमान खान यानी इन ख़तों के लेखक हैं। फिर उन्हें झांसा दिया गया कि अगर वे अपनी गलती मान लें तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और बापू या नाना से भी नहीं बताया जाएगा। चंदू नहीं माने तो नहीं माने, इसके बावजूद शक की सुई लंबे समय तक उन पर टंगी रही। बात आगे बढ़ती रही। नाना से बताया गया और बापू से बताने के लिए विशेष व्यूह की रचना की गई। हुआ यह कि फिल्मी गीतों की एक फटी पुरानी किताब चंदू को जाने कहाँ से मिल गई। जिस समय उन्हें वह किताब मिली उस समय वह प्रेम में थे और वह किताब उन्हें अच्छी भी लगी। चंदू ने लेई से चिपका कर किताब की हालत सुधार ली और उस पर अपने प्रिय हीरो गोविंदा की तस्वीर चिपका दी। चंदू एक दिन इसी किताब का पारायण करते हुए बैठे थे कि बड़ी मामी ने यह किताब देख ली और यह कहकर चंदू से मांग ली कि वे इसे पढ़ना चाहती हैं। चंदू बेचारे भला क्या करते, उन्होंने बिना किसी नानुकुर के वह किताब मामी को दे दी। बाद में कई बार चंदू का मन हुआ कि मामी से वह किताब वापस मांग ले, पर उनकी हिम्मत ना पड़ी। मामी ने किताब क्यों मांगी इसका खुलासा तब हुआ जब चंदू के बापू आए। मामी ने चंदू के बापू को फिल्मी गानों की वह किताब दिखाई और बोली कि देखिए आपके चंदू आजकल क्या क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पूरा सलमान खान प्रसंग बापू को बता दिया। जाहिर है मामी की इस कहानी में सलमान खान कोई और नहीं बल्कि चंदू ही थे। चंदू की रीढ़ तक में कंपकपी दौड़ आई। बापू के गुस्से से वह अच्छी तरह परिचित थे, पर पता नहीं क्या सोचकर बापू ने समझदारी दिखाई और चंदू पर एक ठंडी नज़र भर डालकर रह गए। बापू जब घर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि चलो घर हो आओ, तुम्हारी अम्मा ने बुलाया है, 1-2 दिन में लौट आना। चंदू बापू को ना नहीं बोल सकी। वैसे जब से यहाँ आए हैं अपना घर उन्हें पहले से बहुत अच्छा लगने लगा है, पर इस समय चंदू घर नहीं जाना चाहते क्योंकि बापू के इरादे उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे और बापू के भीतर से पिटाई के घने बादलों के उमड़ने घुमड़ने की आवाज़ आ रही थी। पर चंदू को घर आना पड़ा। मामा के घर से चंदू का घर करीब 20 मील है। पूरे 20 मील चंदू बापू की साइकिल के कैरियर पर सिकुड़े बैठे रहे। पूरे रास्ते बापू उनकी खबर लेते रहे। रही चंदू की बात, तो पहले तो उन्हें यही समझ में नहीं आया कि एक पुरानी फिल्मी गाने की किताब पढ़ने या रखने में भला क्या दिक्कत है। पर चूँकि मामी से लेकर बापू तक सभी ऐसी नाकिस किताब रखने के खिलाफ थे, इसलिए चंदू ने मिनमिनाते हुए अपना अपराध दूसरे पर धकेलने की कोशिश की
और कहा कि ये किताब उन्हें नवाब अली यानी चंदू के स्कूल के संगीत टीचर ने दी थी और कहा था कि गाने याद कर लेना तो सुर ताल लय सिखा देंगे। बापू ने कहा वे नवाब अली को जानते हैं और मिलने पर उनसे इस बारे में पूछेंगे। बापू थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूछा, ये सलमान खान का क्या किस्सा है? चंदू ने कहा, वे सलमान खान नहीं हैं, उन्हें मुन्ना फंसा रहा है। ये कहते कहते चंदू रोने लगे। ये उनका आखिरी अस्त्र था, ये शायद डर का चरम। बापू चुप हो गए। फिर पूरे रास्ते बापू कुछ नहीं बोले। फिर भी चंदू पूरे रास्ते संसे रहे। कोई पूछे तो चंदू यही बताएंगे कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल सफ़र रहा। बापू जब तक उनकी खबर लेते रहे और बाद में जब चुप भी हो गए तब भी पूरे रास्ते चंदू को यही लगता रहा कि बापू अभी साइकिल रोकेंगे और सड़क पर ही उन्हें पीटना शुरू कर देंगे। पर चंदू की किस्मत अच्छी थी, बापू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी पूरे रास्ते जिस भयानक डर और आशंका में उनका समय गुजरा वह शायद पिटाई से भी बढ़कर था। इससे अच्छा तो बापू ने उन्हें पीट ही दिया होता, तो इस डर और आतंक से तो उन्हें मुक्ति मिल गई होती। घर पहुंचकर बापू ने पानी मंगाया, पिया और फिर चंदू को अपने पास बुलाया। चंदू को लगा कि अब बस क़यामत आ ही गई। कांपते हुए चंदू बापू के पास पहुंचे। बापू बहुत देर तक चंदू को देखते रहे। चंदू की नज़रें उठाकर बापू की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, पर बापू की उस निगाह में ऐसा कुछ ज़रूर था जिसे चंदू पहचान नहीं पा रहे थे। बापू ने चंदू से बैठने के लिए कहा तो चंदू बैठ गए। आखिरकार बापू की चुप्पी टूटी। उन्होंने चंदू के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि घर के हालात देख सकते हो। वहाँ पढ़ने गए हो तो पढ़ने में मन लगाओ, इस तरह की चीज़ों में नाक क्यों कटवा रहे हो? बापू फिर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, जाओ सुबह तैयार हो जाना, मुझे कल कचहरी जाना है। मैं तुमको सोनाव छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम चले जाना। चंदू को अपने कानों पर भरोसा न हुआ। चंदू को इस बात पर भी भरोसा नहीं हुआ कि बापू ने उन्हें बिना मारे छोड़ दिया। वे वैसे ही बुद्ध बने खड़े रहे और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो खुशी के मारे वह वहीं खड़े खड़े भय भय करके रोने लगे। अब चौंकने की बारी बापू की थी। बापू ने चंदू को चुप कराने के लिए कहा और उठकर खेत की तरफ चल दिए। बापू गए तो अम्मा पास में आ गईं। अम्मा ने चंदू से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चंदू उसी तीव्रता से चुप हो गए। पल भर पहले जिस तीव्रता से रो रहे थे वे अम्मा से कभी नहीं झूठ बोल पाए। उन्होंने सब कुछ अम्मा को जैसा तैसा बता दिया। अम्मा सुनती रहीं। उनके चेहरे के भाव पल पल बदलते रहे। जब चंदू सब कुछ कह चुके तो अम्मा बोली, थोड़े दिनों की बात है बेटा, अपने पर काबू रखो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हें क्या मिल जाता है? मुन्ना की किताब फाड़ने पर तुम्हें नई किताब मिल जाती है क्या? फिर ये सब करने से क्या फ़ायदा? उनकी किस्मत उनके साथ, हमारी किस्मत हमारे साथ। फिर अम्मा एक एक करके नानी, नाना, मामी, मामा या और भी गांव के तमाम लोगों के बारे में पूछती रहीं। चंदू ने सबके बारे में बताया। अम्मा ने सब कुछ सुना, फिर बोली, बेटा किसी तरह निर्वाह कर लो और ये बातें भूल कर भी अपनी दादी या बापू से मत कहना। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ। दूसरे दिन चंदू फिर से मामा के यहाँ पहुँच गए। इस बार चंदू और चुप चुप रहने लगी। इस बार के बापू चंदू की समझ में नहीं आए। इस बार की अम्मा भी चंदू के समझ में नहीं आई। वह लगातार बापू, अम्मा और अपने घर के बारे में सोच रहे थे। आखिर में उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास खूब पैसा हो जाए तो स्थितियाँ
एकदम बदल जाएंगी। इसके बाद चंदू ने इस बारे में विस्तार से सोचा कि जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वह मामा के गांव में ही एक पक्का घर बनवाएंगे जो मामा के घर से दोगुना ऊंचा होगा। फिर उन्होंने अपने गांव के घर के बारे में सोचा, कपड़ों के बारे में सोचा, किताबों के बारे में सोचा, फिल्मों के बारे में सोचा, अपना एक सिनेमा हॉल बनवाने के बारे में सोचा और आखिर में उन्होंने एक हीरो पुक खरीदने के बारे में भी सोचा। मुन्ना साइकिल से स्कूल जाता है तो वे हीरो पुक से जाएंगे। चंदू अपने में मगन बैठे यही सोच रहे थे कि हीरो पुक में ब्रेक लग गया। नाना चिल्ला रहे थे कि इतनी देर हो गई और अभी तक गौरी की सानी पानी नहीं हुई। चंदू बेमन से उठे, खांची उठाई और भूसा निकालने के लिए भूसौल की तरफ बढ़ गए। भूसा निकालते समय उनके सामने यह यक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ कि सब कुछ तो ठीक है, वह करेंगे और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आने के लिए एक रास्ता तो यही है जिसके लिए बापू ने रास्ते में समझाया था, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने का। पर यह रास्ता बहुत लंबा था। दूसरे इसमें हीरो पुक से स्कूल जाने की गुंजाइश नहीं बचती थी। इसलिए सानी पानी करते हुए चंदू ने पैसा कमाने के कुछ दूसरे तरीके खोजने शुरू कर दिए और तब उन्हें सोने के सुअर का ध्यान आया। सोने के सुअर का किस्सा चंदू को पहले कभी नानी ने सुनाया था कि नहर के पार का टीला जिस पर तमाम तरह के पेड़ रहते हैं, वहीं पेड़ों के बीच एक कुआं है। कुएं में कुएं की दीवार से चिपका हुआ एक पीतल का पेड़ है जिसकी जड़ें कुएं की दीवार फाड़कर मिट्टी में तो समाई ही हैं, सीधे दीवार में चिपकी हुई पानी के भीतर भी चली गई हैं। पानी में एक सुअर रहता है। सुअर सोने का है और 7 कड़ाही सोने का मालिक है। जब सुअर चलता है तो उसके पीछे सोने की 7 कढ़ाइयाँ घूमती चलती हैं। उस समय ज़मीन में कान लगाओ तो ज़मीन में घनन घनन की आवाज़ आती है। धरती धीरे धीरे कांपने लगती है। जब कभी यह सुअर धरती के ऊपर टहलने के लिए निकलता है तो कुएं की जगत फट जाती है और कुएं से पानी बहने लगता है। पूरे टीले के चारों तरफ पानी भर जाता है। टीले के बगल में जो तालाब है वह कुएं के पानी से ही 12 महीने लबालब भरे रहते हैं। टहलने के बाद जब सुअर कुएं में वापस लौटता है तो कुएं की जगत फिर पहले जैसी हो जाती है। तो नानी ने बताया कि सुअर कुएं में रहता है, उसका सब कुछ सोने का है। सोने की पूंछ, सोने के थूथन, सोने के दांत, सोने के बाल, उसकी पूरी की पूरी देह सोने की है और जो उसे एक बार देख लेता है वह कुछ और देखने के काबिल नहीं बचता। यही सोने का सुअर चंदू के भीतर समा गया। पल पल बेचैन करने लगा। वह लगातार इसी सुअर के बारे में सोचते रहते। उन्होंने सुअर पर एक तुकबंदी भी रच डाली जिसे वह गाहे बगाहे गुनगुनाते रहते। सोने के सुअर के सोने के बाल हैं, सोने के सुअर के सोने की खाल है, सोने के सुअर के सोने के नाखून हैं, सोने के सुअर में सोने का खून है। ऐसे ही करते करते सुअर चंदू के सपने तक में घुस गया। कभी अपनी थूथन से चंदू को चूमता, कभी पूंछ से हवा करता, कभी गुर्राता तो कभी दूर से ही ललचाता। और एक दिन उसने चंदू को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वह टीले पर सुअर से मिलने जाएंगे। यह एक घनी अंधेरी रात थी जिस पर चंदू ने सुअर से मिलने जाने की हिम्मत जुटाई। रात का पहला पहर बीत रहा था जब चंदू अपने कमरे से निकले। पहले बारजे पर आए, फिर खिड़की के सहारे नीचे आ गए। अंधेरी रात सनसन कर रही है। कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं, पर उनकी चमक कुछ भी देखने के लिए नाकाफ़ी है। चंदू रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
उनके रोंगटे सन भाव से खड़े हैं और हल्की से हल्की आहट को भी उन तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। उनकी आंखों की पुतलियां लगातार नाच रही हैं। चंदू ने अपना रास्ता इतना चुपचाप तय किया कि एक भी कुत्ता तक नहीं भौंका। चंदू नहर पर पहुंचे तो नहर कलकल गलगल की आवाज़ करते हुए बह रही थी। नहर के पास ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। चंदू ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारे और नहर किनारे लगे एक पेड़ की डाल पर टांग दिया। इसके बाद चंदू नहर में उतर गए। नहर पार करने के बाद चंदू ने बदन का पानी झटका और टीले की तरफ बढ़ गए। टीला अपने ऊपर के जंगल सहित जैसे कोई बूढ़ा शैतान लग रहा था। चंदू को डर सा लगा, सीने में कुछ धक सा होकर रह गया। एक बार तो चंदू ने सोचा कि वापस लौट जाएं, पर तभी उन्हें भूतों और चुड़ैलों से जुड़े बहुत सारे किस्से याद आ गए, जिनमें डर कर भागने वालों का भूत पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पर जो भूतों से नहीं डरता, भूत खुद उनसे डरते हैं और उसकी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। सो चंदू वापस पलटे और धीरे धीरे चलते हुए कुएं के पास पहुंच गए। यह एक विशाल कुआं था। चंदू कुएं की जगत पर पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि कुआं कांप रहा है। कुआं के कई खंभे गिर गए थे, जिनकी जगह खाली हो गई थी। जो खंभे खड़े थे वे अपने अनियमित क्रम में और भी डरावने लग रहे थे। कुएं की जगत पर उगा पीपल का पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कुएं का ही एक खंभा जीवित होकर बढ़ता चला गया हो। हवा के बहाव में पीपल के पत्ते चट चट की आवाज़ कर रहे थे। तभी ऊपर से चांद निकल आया, जो एकदम कुएं की सीध में था। चंदू को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई उनकी मदद के लिए टॉर्च दिखा रहा है। उत्तेजित चंदू ने पुकारा, सोने के सुअर, कहाँ हो तुम? तुम जो इतनी धन दौलत लेकर घूमते हो, वह तुम्हारे किस काम की है? सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? चंदू को लगा जैसे कुएं में कुछ चमका, फिर तुरंत ही चमक गायब हो गई। चंदू कुएं में झांकते हुए बोले, क्या तुम मुझसे आइस पाइस खेल रहे हो? सोने के सुअर, किस बात का घमंड है तुम्हें? क्या इसका कि तुम सोने के हो, या इसका कि तुम्हारे पास 7 कड़ाही सोना है? इस सोने का आखिर क्या करोगे तुम? आवाज़ दो, क्या तुम बोल नहीं पाते हो? हाँ, तुम तो सुअर हो, सुअर भला कैसे बोल सकता है? जवाब में नीचे से एक घनघनाती हुई गुर्राहट आई। गुर्राहट की आवाज़ चंदू को सहलाती हुई लगी। उन्हें लगा सुअर उन्हें नीचे बुला रहा है। उन्हें लगा कि उनका सपना साकार होने में बस थोड़ी देर है। सुअर से वे कहेंगे कि सुअर अगर उन्हें एक कढ़ाई सोना दे दे तो वे यहीं मामा के गांव में, जहां उन्होंने अपना घर बनवाने के लिए सोच रखा है, वहीं घर के सामने सुअर का एक मंदिर बनवाएंगे और रोज़ सुबह शाम सुअर की पूजा किया करेंगे। यही सब सोचते सोचते चंदू ने पीपल की जड़ को थाम लिया और नीचे उतरने लगे। नीचे से फिर घुर घुर की आवाज़ आई। चंदू ने नीचे उतरते हुए सुअर को फिर से पुकारा और कहा वह चारों तरफ सुअर की महिमा का प्रचार करेंगे। इस तरह चारों तरफ सुअर की जय जयकार हो जाएगी। चंदू नीचे उतरते हुए लगातार प्रार्थना करते रहे कि सुअर सामने आओ, सुअर सामने आओ। नीचे से घुरघुर की आवाज़ फिर से आई। चंदू भूल गए कि वे अंधेरी रात में एक भयानक कुएं में पीपल की जड़ों से लटके हुए हैं और भी गहरे अंधेरे में उतरते चले जा रहे हैं। चंदू एक सम्मोहन में पहुंच गए। एक जुनून था जो उन पर तारी हुआ जा रहा था। ऐसे ही चंदू नीचे उतरते रहे। घुरघुर की आवाज़ आती रही, लगातार नीचे बुलाती हुई आवाज़, चंदू को ललचाती हुई आवाज़। अचानक चंदू को लगा कि जैसे जैसे वे नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे पानी भी नीचे उतरता जा रहा है। चंदू पल भर को जैसे जड़ हो गए। फिर उन्हें वो सारे किस्से याद आ गए जिसमें भगवान अपने भक्तों का इम्तिहान लेते हैं। उन्हें लगा कि सुअर भी उनका इम्तिहान ले रहा है और आखिरकार
उनके ऊपर खुश होकर उन्हें उनका मनचाहा वरदान देगा। तो चंदू फिर से नीचे उतरने लगे, पर अब तक चंदू थक गए थे, सो हाँफने लगे। एक सांप चंदू के बदन पर सरसराता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। चंदू कुछ इस तरह से हिल गए कि पीपल की जड़ उनके हाथों से छूट गई और वह कुएं में जा गिरे, और इसी के साथ कुएं का सारा पानी पाताल में समा गया। अब कुएं में सिर्फ कीचड़ भरा हुआ था। नंगे चंदू कीचड़ में कुछ इस तरह लथपथ हो गए कि वे भी कीचड़ का ही एक हिस्सा लगने लगे। चंदू ने कान लगाया कि शायद कहीं से घुर्र घुर्र की आवाज़ आए, पर आवाज़ बंद हो चुकी थी। कुएं में एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। चंदू ने चीखते हुए कई बार आवाज़ लगाई, सुअर तुम कहाँ हो, सुअर कहाँ हो? पर न कहीं कोई चमक उभरी, न कहीं से गुर्राहट की आवाज़ आई। अब चंदू को डर लगा और ज़ोर की झुरझुरी आई। चंदू ने ऊपर की ओर देखा, आसमानी टॉर्च गायब थी। कुएं में भयानक अंधेरा था। चंदू को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कुएं की दीवार टटोली तो पीपल की जड़ उनके हाथ में आई। चंदू पीपल की उसी जड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते पहुंचते चंदू निढाल हो गए। उनके बदन में ज़रा भी दम बाकी न बचा। उनका सपना पहले ही टूट चुका था। ऊपर पहुंचकर चंदू पस्त होकर वहीं जगत पर लेट गए। पीपल ज़रा नीचे होकर उन पर हवा करने लगा। हवा में चंदू ज़रा चैतन्य हुए तो उन्होंने पाया कि हज़ारों जोंकें उनके बदन पर चिपकी हुई हैं। चंदू ने ज़ोर की झुरझुरी ली और जल्दी जल्दी जोंकों को नोचने लगी। जोंकें फिसल फिसल कर गिरी जा रही थीं। चंदू को ज़ोर की उबकाई आई। चंदू को ज़ोर से डर लगा। पीपल के पत्ते अभी भी सटासट बज रहे थे। चंदू को लगा जैसे पीपल के ऊपर कोई बैठा उनके ऊपर हंस रहा है, पर चंदू की ऊपर की ओर देखने की ज़रा भी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें कपकपी हुई। अचानक चंदू पूरा जोर लगाकर नहर की ओर भागे। टीले पर के पेड़ों ने एक नग्न आकृति जो कीचड़ में सिर से पांव तक सनी हुई थी और जिस पर सैकड़ों जोंकें यहाँ वहाँ चिपकी हुई थीं, को देखा होगा तो डर के मारे कांप गए होंगे। चंदू भागते हुए आए और नहर में कूद गए। चंदू नहर के पानी में अपने बदन को मल मल कर नहाते रहे। जोंकें छुड़ाईं और बाहर निकल आए। अब नंगे चंदू को ठंड लगने लगी। चंदू हाथों से बदन का पानी पोंछते हुए उस पेड़ तक पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने कपड़े रख छोड़े थे। कपड़े गायब थे। आसमान अब भी वैसा ही तारों से भरा था। कभी नानी ने चंदू को बताया था कि तारे इंद्र भगवान की आंखें हैं जिनसे वह पूरी दुनिया पर नज़र रखते हैं। चंदू तिक्त भाव से मुस्कुराए कि इंद्र भगवान के रहते हुए उनके कपड़े गायब हो गए। चिढ़ के मारे उन्होंने इंद्र भगवान को अपना सुसु दिखाया और दबे पांव मामा के घर की तरफ चल दिए। रात खत्म होने की तरफ बढ़ रही थी। पूरब की तरफ से आसमान में एक सिंदूरी आभा उतरने को थी। चंदू पस्त कदमों से ज़रा सी आहट न करते हुए मामा के घर की तरफ लौट रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी बनाए हुए एक कुत्ता चुपचाप उनके पीछे चला रहा था। घर पहुंचकर चंदू वैसे ही बदन की पूरी चुप्पी के साथ खिड़की पर चढ़े, वहां से बारजे पर चढ़े, फिर अपने कमरे में पहुंच गए जहां दूसरी चारपाई पर उनका ममेरा भाई मुन्ना सोया हुआ था। सुबह जब मुन्ना उठा तो उसने पाया कि चंदू नींद में सुअर सुअर बड़बड़ा रहे थे। मुन्ना शिकायत करने के लिए भागा कि चंदू उसे सुअर कह रहे हैं। नाना आए और उन्होंने पाया कि चंदू तेज़ बुखार से तप रहे हैं। नाना ने नानी को बुलाया। चंदू के पास बैठकर उनका माथा सहलाते हुए नानी ने सोचा कि चंदू ने तेज़ बुखार के बीच शायद कोई डरावना सपना देखा होगा।
अपनी ही सुनाई हुई सोने के सुअर और उसके पैरों से बंधी 7 सोने की कढ़ाइयों की बात नानी शायद भूल चुकी हों। अगले 3 दिनों तक चंदू ऐसे ही बुखार में पड़े रहे और बीच बीच में सुअर सुअर बड़बड़ाते रहे। बच्चों को उनके आसपास भटकने की मनाही कर दी गई। बस नानी ही अकेले थीं जो पूरे समय उनके साथ बनी रहीं। बाकी लोग आते जाते रहे और अपनी अपनी राय देते रहे। नाना ने चंदू के बापू को खबर करवाई। चौथे दिन जब चंदू के बापू वहां पहुंचे थे, उसी दिन सुबह चंदू को होश आया था। होश में आते ही चंदू ने नानी से कहा कि वे अपने गांव जाएंगे और अब वे यहाँ नहीं रहेंगे। नानी कुछ नहीं बोली। पल भर बाद चंदू के चेहरे पर नानी का एक बूंद आंसू गिरा। चंदू ने आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद चंदू उठे और एक झोली में अपना सामान समेटने लगे। नानी पहले तो उन्हें देखती रहीं, फिर उनकी मदद के लिए जुट गईं। दोपहर बाद जब चंदू के बापू वहां पहुंचे तो लगभग उसी समय चंदू अपने घर पहुंच चुके थे और यहाँ मामा के यहाँ सब चंदू को ढूंढ रहे थे। नानी चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई थी। घर पर चंदू ने अम्मा को बताया कि वे हमेशा के लिए मामा का घर छोड़ आए हैं, तो अम्मा भी कुछ नहीं बोली, बस बैठी चंदू का माथा सहलाती रही। चंदू ने पाया कि अम्मा हूबहू नानी की तरह उनका माथा सहला रही हैं और इस बात पर अचरज से भर गए। ठीक इसी समय एक बूंद आंसू अम्मा की आंख से भी गिरा और चंदू का माथा सहला रहे अम्मा के ही हाथ पर गिरा। आंसू की इस एक बूंद के बारे में चंदू क्या कभी जान पाएंगे?